श्री अनिलाल श्रीनिवासन की मलयालम कहानी डीएनए का हिंदी अनुवाद प्रीति गोविंदराज द्वारा। डीएनए। आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि आपका भविष्य आपसे छीना जा चुका है? ऐसा लगता है जैसे आप किसी अंधेरे गुफा में कैद हो गए हों। ना ही यह बोध होता है कि आपको क्या करना है, ना ही आपके आगामी जीवन पर कोई नियंत्रण। कैसा हो यदि आपके अतीत की पोषित यादें वही न रहें जो आपके विचारों में था। मन संकट की स्थिति में आ जाए। ऐसे ही कुछ विचारों में डूबी मालती अपनी छोटी बच्ची कुंजू लक्ष्मी को लिए शेरडन अपार्टमेंट के 34वें मंजिल की बालकनी से लेक मिशिगन निहार रही थी। उसकी ओर आती अस्थिर हवा से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, किंतु उन सर्द हवाओं में सहानुभूति का अंश भी था। रात होने लगी थी। लेक मिशिगन बिल्कुल स्थिर था, अपनी गहराइयों में अंधेरी परतें छुपाए हुए। उसके विपरीत गगन पर चटकीले रंगों की सुंदर चित्रकारी थी। मालती आसानी से उस सुंदर आसमान को देख सकती थी यदि वह अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा लेती, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह अपनी दृष्टि नीचे शांत पानी पर जमाए रही। प्रायः जो लोग अपनी आशाएं खो देते हैं वे सामने बिखरे सजीव रंगों से तटस्थ रहते हैं। ऐसा लगा मानो मालती किसी परिचित सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक आखिरी सिरे पर पहुंच गई हो, जहां से निकल पाना असंभव हो। कभी सोचती वह आत्महत्या कर लेगी। जब उसका मन इन दौड़ते विचारों से थक जाता तो वह किसी अप्रत्याशित असंबंधित स्मृति से चौंक जाती। अर्धरात्रि को लेक के सीमेंट बेंच से उसके कॉलेज के प्रोफेसर हैक्सली वॉडका की आखिरी घूंट और सिगरेट के अंतिम कश के बाद उठकर सीधे लेक मिशिगन के बर्फीले पानी में अपने मौत को गले लगाने के लिए उतर जाते हैं। अचानक मालती सिहर जाती है और अपने यथार्थ में लौट आती है। सहसा भयभीत होकर वह अपनी बच्ची का माथा चूम लेती है और बालकनी से भीतर कमरे में चली जाती है। शायद प्रोफेसर हैक्सली का अपना कोई नहीं था, किंतु उसके जीवन में तो कुंजू लक्ष्मी है। वह उसे अकेले कैसे छोड़ सकती थी? उसे ध्यान से पालने में लिटाने के बाद मालती भी अपने बिस्तर पर लेट गई। उसके शरीर में कोई ऊर्जा नहीं थी और न मन में कोई भाव। निष्प्राण सी वह सीलिंग फैन देखती रही। 2 सप्ताह पूर्व ही वह अपने माता पिता के अपार्टमेंट में आई थी जब उसे जानकारी मिली कि उसकी मां को तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। उन्हें अधेड़ आयु से मधुमेह रोग था। डॉक्टर का कहना था कि दीर्घ समय से दवाइयों का दुष्प्रभाव उनके गुर्दे को व्यर्थ कर चुका है। मालती ने झट निर्णय लिया कि वह अपनी मां को अपना गुर्दा देगी। फोन पर जब यह बात मालती ने उन्हें बताई तो अम्मा अच्चन यानी माँ पिताजी ने उसे मना कर दिया। मालती समझ न सकी कि उन दोनों ने तुरंत उसका प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया। मालती ने स्वयं डॉक्टर से अनुमति ली और प्रारंभिक टेस्ट भी करवाए। वह आशान्वित थी, किंतु टेस्ट का नतीजा देखकर पांव तले जमीन खिसक गई। अम्मा और उसके गणसूत्र में कोई मेल नहीं था। यह बात खुल गई कि अम्मा उसकी जननी नहीं थी। उसकी समस्त स्मृतियां बस छलावा थी। उसका कोई अंश सच नहीं था। न उसका बचपन, न केरल का पुश्तैनी घर में रहना, न वह भव्य मंदिर, न वह जल से। यह टेस्ट केवल सामान्य जांच नहीं था, उसके अतीत की परीक्षा थी। डॉक्टर ने कुछ सहानुभूति दिखाई। उन्होंने समझाया कि उसके अम्मा अच्चन उसे टेस्ट करवाने से मना कर रहे थे ताकि वह इस सच से सुरक्षित रहे, लेकिन मालती के जिद के कारण टेस्ट करवाने के अतिरिक्त कोई विकल्प न था। 2 दिन बाद अम्मा के घर से मालती अपने अपार्टमेंट लौट आई। उसका अपना घर कुछ मीलों की ही दूरी पर था, किंतु घर पहुंचने पर उसके पति रवि से उसे कोई सांत्वना नहीं मिली, बल्कि वह अम्मा अच्चन को बुरा भला कह उन्हें आरोपी ठहराने लगे। रवि के प्रश्नों में कुछ तर्क का आधार तो था। उन्होंने मालती के अतीत का सत्य विवाह के समय क्यों नहीं बताया? इस बात से उनके विवाह का निर्णय नहीं बदलता, लेकिन अब उन्हें यह बात खाए जा रही थी कि उनके साथ धोखा हुआ है। यदि मेडिकल टेस्ट ने अनायास
और अप्रतिबंधित तौर पर यह पुष्टि नहीं की होती तो यह तथ्य कभी नहीं खुलता। वह कपट और ढकोसले का राग आलापता रहा। मालती ने उसे साफ साफ बताया कि इस सत्य का उसे भी पता नहीं था। वह इस बात की जिम्मेदारी कैसे ले सकती थी जब इसमें उसकी कोई भूमिका ही नहीं थी। रवि का तो बस एक ही जवाब था, कोर्ट केस फाइल कर दी जाए। जल्द ही डिवोर्स पेपर्स पर हस्ताक्षर हुए। रवि को गहरा आघात पहुंचा था। मालती उसका कष्ट समझ सकती थी, किंतु उसकी भावना और दुख की ओर रवि का बिल्कुल ध्यान नहीं गया। जाने वह किस अपराध का दंड दे रहा था। कुछ दिनों तक झगड़े होते रहे। मालती कई दिनों तक रोती रही, फिर आंसू शेष नहीं रहे। रवि की नींद भी उड़ चुकी थी। काम से उसने छुट्टी ले ली। अधिकतर समय वह बंद कमरे में अपने माता पिता से विचार विमर्श करता। लंबे समय तक उनसे कोर्ट कचहरी की बात चलती। इस घटना से पूर्व मालती ने जो भी चाहा वह सब कुछ उसे प्राप्त हुआ था। जीवन में आज तक उसने कुछ खोया नहीं था। उसने अपने विवाह को एक स्नेहमयी और घनिष्ठ संबंध माना था, किंतु कुछ ही दिनों में पति पत्नी बिल्कुल अजनबी बन गए थे। झूठी शान उनके रिश्ते पर एक जंग की तरह लग चुका था। रवि और मालती ने आपसी बातचीत बंद कर दी थी, पर मालती हैरान थी कि रवि अपनी प्यारी बेटी कुंजू लक्ष्मी को कैसे अनदेखा कर सकता है। एक दिन वह कुंजू लक्ष्मी को लेकर कुछ दिनों के लिए अम्मा अच्चन के घर चली गई। 2 सप्ताह पूर्व ही उनसे अंतिम बार भेंट हुई थी। तुम कुछ और दिन वहां रह लेती तो शायद सब कुछ ठीक हो गया होता। समय सब कुछ ठीक कर देता है। अम्मा का यह वाक्य सुनकर मालती आग बबूली हो गई। अचानक भड़क उठी, उन पर पूरी शक्ति से बरस पड़ी। ऐसे अपशब्द कहे जो वह स्वयं नहीं जानती थी कि उसे मालूम भी थे। वह शायद अपनी माता पिता को उत्पीड़ित करना चाहती थी। वे दोनों प्रत्युत्तर में कुछ न बोले। मालती पश्चाताप में दोषी महसूस करने लगी। अम्मा को गहरा सदमा लगा और तत्काल अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वैसे भी कम न थीं, अब इस घटना के बाद और बढ़ गईं। अस्पताल कुछ दिन रहने के बाद जब माँ घर वापस आई तो घर का वातावरण शमशान सा लगने लगा। संवाद ना के बराबर हो गए। अच्चन अधिकांश समय अम्मा के सिरहाने बिताते। कुछ दिन यूं ही कटे। फिर अच्चन ने एक दिन मालती से स्वयं बात शुरू की। ऐसा नहीं था कि तुम्हारी माँ को अपना बच्चा नहीं हो पा रहा था। जहाँ हम रहते थे वहाँ बहुत दंगे फसाद हो रहे थे। समाचार पत्रों में हम नित्य ही आगजनी और बलात्कार की रिपोर्ट पढ़ते। लगातार होते इन दंगों में ऐसे कई अनाथ बच्चे थे जिनके अपने माता पिता उनकी ही आंखों के सामने मारे गए थे। उस समय हमने केवल अपनी ओर से सहायता के विचार से तुम्हें अपना लिया। मालती स्तब्ध सी खड़ी रही। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमने दूसरा बच्चा क्यों नहीं चाहा। अम्मा तुम्हें पूर्ण रूप से अपनाना चाहती थी। हम कहीं विचलित न हो जाएं, इसी डर से हमने दूसरे बच्चे की कभी न सोची। अम्मा ने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान रखा जा सके। उस समय तुम्हें भयानक सपने और आतंकी हमले याद आते थे। तुम्हारे लिए अम्मा ने जो त्याग किया है वह मैं ही जानता हूँ। तुम मुझसे कोई सवाल पूछ सकती हो, लेकिन अपनी माँ को शब्दों से चोट मत पहुँचाओ। हमने सोच विचार कर तुमसे कोई बात छुपाई नहीं। हमें कभी यह बात महसूस ही नहीं हुई कि तुम हमारी नहीं हो। यह ख्याल तब आता जब हम तुम्हें अलग दृष्टि से देखते। हमारा मन निर्मल था, उसमें ऐसा कोई संदेह नहीं था। अंत तक आते आते उनके शब्द जैसे गले में फंस गए थे। मालती ने पहली बार अपने अच्चन की आंखों में आंसू देखे। वह मूर्तिवत खड़ी रही। उसकी सारी भावनाएं मन से उड़ चुकी थीं। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में लौटी। उसके बाद कमरे से निकलना ही नहीं चाहा। ऐसा लगा वह अजन्मी रहे, किसी गर्भाशय में बस पड़ी रहे। वह अपने बचपन, परवरिश और अब तक के सुखी जीवन के बारे में सोचती रही। एक आनुवंशिक रिपोर्ट ने विषाणु की तरह उसके जीवन को निगल लिया। अमेरिका आने से पहले मालती हैदराबाद में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मालती की यादें उसकी गर्मी की छुट्टियों में ही अटकी रहीं।
जो उसने केरल में अपने अम्मा के पुश्तैनी घर में बिताई थी। हर छुट्टी में वह अपनी यादों का सामान बांध लेती, जो वह अपने हैदराबाद की स्कूली सहेलियों के साथ बड़े शान से बांटती। अधिकतर कहानियां वह बढ़ा चढ़ाकर उन्हें ईर्ष्या से भरने के लिए सुनाया करती। बड़े गर्व से सुनाती कि घर के नौकर उसके अच्चन की उपस्थिति में किस तरह अपनी दूरी बनाए रखते। वह स्मरण करती सभी नौकर उसे मलयालम में तंबराटी कुच्चे कहकर पुकारते। तंबराटी शब्द बोलचाल का एक संबोधन है जो नीच जाति के सेवक अपने उच्च जाति के मालिक के लिए इस्तेमाल करते थे। कुच्चे शब्द का अर्थ था बच्चे, पर वह अपने सखियों को मालिक के बच्चे न बताकर उसका अनुवाद राजकुमारी बताती। वह अपनी सहपाठियों को समझाती कि गांव में उनकी सामाजिक स्थिति उच्च थी और वह असल में एक राजकुमारी थी। आखिर उसका पुश्तैनी घर एक तरह का पाठशाला ही तो था, जहाँ वह अच्छे बुरे का अंतर देखती और समझती। वह आंखों पर पट्टी बांधे रिवाजों और परंपराओं का पालन करेगी। उस आयु में यह माहौल उसे पसंद था, जहाँ वह ऊंचे घराने की पुत्री थी। आखिर यह उसके व्यक्तित्व को सकारात्मक स्फूर्ति प्रदान कर रहा था। उसका गौरव और महत्व जो गुब्बारे की तरफ फूल गया था, उसमें नकारात्मक डीएनए टेस्ट सुई की तरह चुप गया। अपने अच्चन के साथ हुए वार्तालाप में विजयवाड़ा के पास स्थित एक गांव करमचेदू का प्रथम उल्लेख सुना। एक ऐसी जगह जिसके बारे में मालती ने कभी पहले नहीं सुना था, पर छोटे से समय में वह उसके लिए पृथ्वी का सबसे प्रिय स्थान बन गया। वह आशान्वित हो उठी। जल्दी से वहां जाने का मन करने लगा, पर किस लिए? वहां कौन था उसका? संभवतः कोई नहीं। वह तो केवल एक गांव का नाम था, पर उसकी तीव्र इच्छा का कोई कारण तो होगा। जुलाई 16, 1974, जिस दिन वहां की दलित महिलाओं ने सर्वाधिक शोषण सहा। कुल्हाड़ी के प्रहार से कुचले हुए सिर और बिखरे हुए मस्तिष्क पड़े थे। ऐसे ही एक दिन की स्मृति से वह गांव उसका हो गया। रात के अंधेरे में करीब 2000 पुरुष कुल्हाड़ी, तलवार और लठ उठाए निहत्थे लाचार गांव वालों पर आक्रमण करने लगे। बेचारे हरिजन स्वतंत्र राष्ट्र के अनेक दशक बाद भी हाशिए पर जीवन जी रहे थे। वह भी अपनी मां की छाती से लगी अन्य दलित महिलाओं के साथ दौड़कर उन हत्यारों और बलात्कारों से पलायन की कोशिश में थी। मां नहीं बची, लेकिन वह बची अपने स्नेहमयी अच्चन अम्मा की मालती बन गई। आज मालती वहां जाने को आतुर थी जहां उसका जन्म हुआ था। वहां जाकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है। वहां शायद कोई उसे नहीं पहचाने, किंतु कोशिश तो करेगी। उसे यह अभियान असंभव नहीं लगा। सब कुछ संभव है। जब व्यक्ति अपना अस्तित्व ढूंढता है, तब ऐसी कोई बाधा नहीं होती जो वह पार न कर सके। वह अपने अतीत का सत्य जानना चाहती है। उसका मन उत्साहित और प्रसन्नचित्त हो गया। अब उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसके विचार लेख की सतह पर हवा से फैलाए गए छोटे छोटे लहर बन गए थे। मालती ने मन ही मन सप्ताह भर की विजयवाड़ा और करमचेदू यात्रा नियत की। मुंबई से 2.5 घंटे की उड़ान से विजयवाड़ा पहुंच जाएगी। पूरी योजना इंटरनेट की मदद से संपन्न भी हो गई। जब उसने बत्ती बुझाई और आंखें मूंदी, उसे गहरी नींद की आशा थी। धन्यवाद।